Hello students, this is our day 5 class. We will continue the chapter accounting and today we will learn advantages and limitations of accounting and systems of accounting. And in the next class we will discuss the question answers of chapter 1 and 2. Now start. आज हम एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ेंगे. अकाउंटिंग तो अब आपको अच्छे से डेफिनेशन लर्न होगी और जो डेफिनेशन में आता है एडवांटेजेस भी उसी से रिलेटेड हैं. तो देखिए, सबसे पहली एडवांटेज है हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस. तो ऑफ कोर्स अकाउंटिंग से में सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं, फिर उससे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है और बैलेंस शीट बनती है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है. तो सबसे बड़ी एडवांटेज यही है कि हमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बिजनेस की मिलती है कि वो लॉस की तरफ तो नहीं जा रहा, उसमें प्रॉफिट हो रहा है या नहीं. दूसरा है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट. अब ये भी एक पॉइंट पिछली क्लास में आया था, मैनेजमेंट को कैसे पता चलेगा, इससे क्या उनको फ़ायदा होगा. देखिए, मैनेजमेंट जो है वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का प्लान बनाती है और वो एडवांस में चलती है, अगले साल के लिए भी नहीं सोचना होता है. इसके लिए उन्हें पिछले फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट एंड लॉसेस की जानकारी होना ज़रूरी है, जिससे वो देखते हैं कि हमारा प्रॉफिट कितना बढ़ा उससे पिछले साल से और अब हमें और बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए. इसके लिए वो कॉस्ट को भी कट करना चाहते हैं, जैसे पिछली क्लास में आया था, और एक सेलिंग प्राइस फिक्स करना चाहता है. तो ये सब डिसीज़न मेकिंग और जो भी है वो कैसे कर सकेंगे, सिर्फ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के थ्रू. तो जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, हम प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाते हैं, वो मैनेजमेंट के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. थर्ड वन इज रिप्लेसेस मेमोरी. रिप्लेसेस मेमोरी से मतलब है कि कोई भी सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को याद नहीं रख सकता. तो जब हम हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो मॉनेटरी फॉर्म में है उसकी एंट्री करते हैं जर्नल में, फिर लेजर में, तो हमारी वो हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाती है, जिससे हमारा बिल्कुल एक्यूरेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनती है. फोर्थ वन इज इट फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी. फिर वही मैनेजमेंट कंपैरेटिव स्टडी देखती है कि पिछले साल कितना प्रॉफिट हुआ, उससे पिछले साल कितना प्रॉफिट हुआ और प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है. इन सब कारणों का पता वो कंपैरेटिव स्टेटमेंट से ही लगाती है. तो वो पिछले सालों का भी रिकॉर्ड चेक करती है कि हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है या कम हो रहा है. तो ये हमारे को कंपैरेटिव स्टडी करने में भी मदद करता है. उसके बाद आता है फिफ्थ वन इज फैसिलिटेट स्टेटमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटीज. ऑफ कोर्स जब भी कोई इकोनॉमिक यूनिट बिजनेस के लिए रन होती है तो उसे टैक्स लाइबिलिटीज़ भी फिल करनी होती हैं, अपना इनकम टैक्स देना होता है और भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ करनी होती है. तो उसके लिए भी यही ज़रूरी है कि अकाउंट्स मेंटेन हों, और वो तब अगर हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड में रखेंगे और उनसे अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे तभी ये सब हो सकता है. उसके बाद है फैसिलिटेट्स लोन्स. लोन कहाँ से लेते हैं हम? क्रेडिटर्स से और बैंक से. तो बैंक भी हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को देखते हैं और हमारे अकाउंट्स को देखते हैं. जैसे पिछली क्लास में यूज़र्स पढ़ा था तो उसमें बैंक भी था. फिर है एविडेंस इन कोर्ट. कोर्ट में एविडेंस के लिए हम कैसे कर सकते हैं कि जैसे कोर्ट में कोई केस हो जाता है तो उसमें अकाउंट्स दिखाने पड़ते हैं कि आपका कितना प्रॉफिट या लॉस था. तो उस अवस्था में भी ये एक प्रमाण के रूप में काम करते हैं. द एट्थ वन इज फैसिलिटेट्स सेल ऑफ बिजनेस. सेल ऑफ बिजनेस क्या होता है? कई बार होता है किसी को अपना चलाया बिजनेस सेल करना होता है, तो उसके लिए भी तो वो अपने अकाउंट्स दिखाएगा तभी कोई परचेज करने के लिए तैयार होगा. तो उसमें भी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाए जाते हैं, वो हमारी मदद करते हैं. तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गए होंगे. पहला फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस,
फिर मैनेजमेंट को असिस्ट करते हैं, थर्ड मेमोरी को रिप्लेस करते हैं। हम याद नहीं रख सकते, लेकिन हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को जब रिकॉर्ड करते हैं तो हर चीज़ हमें याद रहती है। फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी, एक साल का कंपैरिजन दूसरे साल से करना आसान होता है। टैक्स लाइबिलिटीज़ को फिल करना आसान होता है। लोन लेने में भी आसानी होती है। मान लो हम अपना बिजनेस एक्सटेंड कर रहे हैं तो हमें और लोन लेना पड़ेगा, तो वो पिछले साल का प्रॉफिट दिखा कर ही मिलेगा। एविडेंस इन कोर्ट, कोई डिस्प्यूट होने पर कोर्ट में इनको प्रस्तुत किया जा सकता है। और कभी हमने बिजनेस को बेचना हो तब भी ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा और भी हैं। इसके बाद आता है assistant in the event of insolvency. इंसॉल्वेंसी क्या होता है? ये इंसॉल्वेंट तो बहुत आएगा ये वाला। जब कोई व्यक्ति अपने जो भी उसकी देनदारियां होती हैं, डेट्स क्लियर नहीं कर पाता, तो उसका क्या होता है कि उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है। और ऐसी अवस्था में जो भी उसकी एसेट्स होती हैं उनको बेचकर जितना पैसा चुका सकते हैं वो चुकाया जाता है, लेकिन वो पर्सन इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है। तो उस अवस्था में भी अगर लॉस हो रहा है और बिल्कुल क्रेडिटर्स को हम अपना पैसा भी नहीं चुका पा रहे, तो वो पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाएगा। तो उसका पता भी किससे चलेगा? हमारे अकाउंट से। अगला है हेल्पफुल इन पार्टनरशिप। पार्टनरशिप जो है वो 12th में आता है, मगर ये पॉइंट तो भी पढ़ सकते हैं। पार्टनरशिप में दो या दो से अधिक बिजनेस करते हैं जॉइंट होकर, वो अपने आप डिसाइड करते हैं कि हमारा प्रॉफिट रेशियो क्या होगा। लेकिन उसमें अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या कोई नया पार्टनर आना चाहता है या कोई पार्टनर रिटायर होना चाहता है, तो उस केस में भी अकाउंट्स प्रिपेयर होने ज़रूरी हैं, क्योंकि जब एक नया पार्टनर आएगा तो फिर वो एक नई पार्टनरशिप क्रिएट हो जाती है। और अगर एक पार्टनर की डेथ हो गई है तो उसकी वो पार्टनरशिप तो एंड हो गई, तो उसके लिए भी सारे रिकॉर्ड्स क्लियर करने पड़ते हैं। और इसके लिए ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना ज़रूरी है, फाइनेंशियल अकाउंट्स प्रिपेयर करना ज़रूरी है। तो हमने 10 पॉइंट्स हमने देखे इसके। अब आगे देखिए लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग मतलब डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। इसमें एक फर्स्ट है अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। इसमें ऐसा क्यों कहा गया है? कई बार होता है कि हम पूरे अकाउंट्स नहीं प्रिपेयर कर पाते, मतलब हम जो हैं पूरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करते। तो ऐसी अवस्था में हमारा जो भी प्रॉफिट निकलेगा या लॉस होगा वो सही नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है? मान लो हमने किसी एसेट का कुछ मूल्यांकन किया, उसका निकाला वैल्यूएशन कि वो इस समय कितने किया है, वो हमने मार्केट प्राइस पे नहीं निकाला, उससे कम रही, तो हमारे अकाउंट्स जो है वो आज के हिसाब से प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे। हम अपनी एसेट का डेप्रिसिएशन निकालते हैं तो वो पहली वाली बुक वैल्यू पर ही चलता रहता है, प्रेजेंट वैल्यू पर नहीं जाता। इसकी वजह से कई बार ये लिमिटेशन आती है कि हमारे अकाउंट सही नहीं होते। दूसरा है अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन में भी यही आ सकता है पॉइंट कि हमने अगर अपनी एसेट्स का सही वैल्यू नहीं लगाई है मार्केट प्राइस पर, तो हम उनका सही मूल्यांकन नहीं कर रहे अपने अकाउंट्स में, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट और लॉस सफ़र करता है।
इसके अलावा अकाउंटिंग जो है वो क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को इग्नोर करता है। क्वालिटेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? वो तो सिर्फ अकाउंट्स में तो सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को ही हम रिकॉर्ड करते हैं ना, लेकिन उन ट्रांजैक्शंस को करने के पीछे बहुत से वर्कर्स होते हैं और एम्प्लॉयज़ होते हैं, मैनेजमेंट होती है जो बहुत मन लगाकर काम कर रहे होते हैं। हम उनकी वो जो उनकी कंसिस्टेंसी है काम करने की और काम करने की जो लगन है उसको नहीं आंका जा सकता, उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता। तो इसलिए ये अनरियलिस्टिक भी है और इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स भी है। इसके अलावा प्राइस लेवल चेंज हो जाता है, इग्नोर्स प्राइस लेवल्स। इग्नोर्स प्राइस लेवल, डिफरेंट एसेट्स का प्राइस चेंज होता रहता है जो इग्नोर किया जाता है, जिस पर कई बार ध्यान नहीं दिया जाता, जिससे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस ठीक से नहीं बन पाता। कई बार होता है कि हम विंडो ड्रेसिंग कर देते हैं अपने अकाउंट्स, अपने बिजनेस की अच्छी छवि दिखाने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी प्रेजेंट कर दी जाती हैं, तो उस अवस्था में भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस ठीक से नहीं आएगा। तो ये तो थी हमारी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अगर आपको अकाउंटिंग का मीनिंग, प्रोसेस, यूज़र्स सब अच्छे से आ गया तो आप एडवांटेजेस और लिमिटेशंस अपने आप भी लिख सकते हैं और उन्हीं में से पॉइंट्स निकाल कर आप उसको बना भी सकते हैं। और वैसे ये इजी है, याद करना भी आसान है। और अगर आपको एडवांटेजेस आते हैं तो आप 4 to 5 पॉइंट्स भी लिख सकते हैं और चाहो तो पूरे 10 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। इसमें दो हैं, एक है डबल एंट्री सिस्टम जिस पे हमारी पूरी अकाउंटिंग चलेगी, डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्या है? इसमें क्या है, हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक चीज़ आ रही है, एक चीज़ जा रही है। तो उसमें दो एस्पेक्ट्स कौन से हो गए, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। एक डेबिट होगा, एक क्रेडिट होगा, हमेशा ऐसा होगा। तो हर ट्रांजैक्शन को दो जगह रिकॉर्ड किया जाएगा। मान लीजिए हमने एक कुछ सेल किया, गुड्स सेल की, तो हमारे पास कैश क्या है आएगा, तो हम कैश अकाउंट डेबिट और टू सेल्स अकाउंट लिखेंगे। ये जनरल एंट्री है, इसको इसी तरह से लिखा जाता है। जो डेबिट होता है उसके साथ डेबिट लिखा जाता है, क्रेडिट के साथ क्रेडिट नहीं लिखा जाता, उसके साथ टू लगाया जाता है। तो देखिए हर ट्रांजैक्शन का दो एस्पेक्ट है, कैश आया है और सेल हमारी गुड्स गई हैं, ठीक है। अगर हम परचेजेस करते हैं तो हमारे पास गुड्स आती हैं और हमारा कैश जाता है, तो दो एस्पेक्ट हो गए। इसको डुअल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं। इसमें हर ट्रांजैक्शन को दो तरह से रिकॉर्ड किया जाता है। फिर उसके बाद जनरल के बाद उसकी लेजर पोस्टिंग होती है। लेजर पोस्टिंग क्या होती है कि दोनों अकाउंट बनेंगे, कैश अकाउंट भी बनेगा, सेल्स अकाउंट भी बनेगा, और उसमें जो जहाँ डेबिट और क्रेडिट हो रहा है उससे रिलेटेड एंट्री होगी जो आपके आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको बताई जाएगी। ये सबसे बढ़िया मेथड है, इसमें कोई भी गलती होने की संभावना नहीं होती। हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है और उसके बाद ट्रायल बैलेंस जब बनाया जाता है तो दोनों साइड डेबिट और क्रेडिट जो हैं वो बिल्कुल बैलेंस हो जाती हैं, और इससे हमारे को फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने में मदद मिलती है। तो हमारी जितना भी हम एंट्रीज करेंगे वो इसी एस्पेक्ट पर आधारित होंगी। दूसरा है सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम ज़्यादातर छोटे इकोनॉमिक यूनिट वाले इस्तेमाल करते हैं। वो सिर्फ एक पर्सनल अकाउंट और कैश बुक ही बनाते हैं और उसमें सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करते, जिससे
उनको अपना पूरा लाभ और हानि के बारे में पता नहीं चल सकता, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में ठीक से नहीं जान पाते। लेकिन कुछ छोटे इकोनॉमिक यूनिट जो हैं, जो बिजनेस रन करते हैं, वो इस सिस्टम को अपनाते हैं। लेकिन बाकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाने के लिए डबल एंट्री सिस्टम को ही अपनाया जाता है। तो सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग में कौन कौन से हो गए? डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम। तो आज हमने अकाउंटिंग की एडवांटेजेस और लिमिटेशंस पढ़ी और सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़े, डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम। अब नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन आंसर विल बी डिस्कस्ड ऑफ चैप्टर 1 and 2। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग।